नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। एक बार फिर से सुपर टेट, यूपीएसआई और टेट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए नया प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के आ गया हूं। यह प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्य क्या लिखा गया है? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। अगर कोई व्यक्ति पाप कर दिया और वह स्वयं दंड पाना चाह रहा है तो उसके लिए वाक्य लिखा गया है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या कहलाता है? प्रताड़ना कहलाता है, पश्चाताप कहलाता है, प्रायश्चित कहलाता है या हार मान लेना? क्या होगा? तो इसका सही विकल्प है मित्रों प्रायश्चित। विकल्प जो है सी सही होगा। प्रायश्चित का मतलब होता है जब हम कोई गलत कार्य किए हैं और उसके ऊपर जब हमें पश्चाताप होता है तो वह जो है प्रायश्चित है और उसको हम सुधारना चाहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। दूसरा प्रश्न, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अच्युत, अटूट, अटल और अदेय। देखिए, जो अटल यहाँ लिखा गया है इसका मतलब है अपने स्थान से अडिग न हटना या अडिग रहना। किसी काम को हम जब कर रहे हैं तो उसमें बिना हटे एक लगातार अटल होकर के बिना हिले डुले बिना विचलित हुए कार्य करते हैं तो वो अटलता है। अच्युत क्या होता है? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जिस स्थिति पर वह है उसको कोई दूसरा अलग न कर सके, वह अच्युत होता है। और इस हिसाब से विकल्प जो है मित्रों वह ए जो है सही है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, तक्षक शब्द का अर्थ नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है। तक्षक शब्द लिखा गया है। तक्षक का मतलब क्या बढ़ई होता है, सूत्रधार, शिलान्यास, विश्वकर्मा? इसमें से क्या क्या होता है और कौन सा ऐसा शब्द है जो तक्षक का अर्थ नहीं है? देखिए, तक्षक का जो अर्थ नहीं है वह है शिलान्यास। तक्षक का मतलब बढ़ई होता है, तक्षक का मतलब सूत्रधार होता है, तक्षक का मतलब विश्वकर्मा होता है और तक्षक एक सर्प का नाम भी था। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। तो यहाँ शिलान्यास होगा, सी विकल्प सही है। चौथा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवयित्री, कवियित्री, कवित्री, कवियत्री और कवयित्री लिखा गया है। चारों विकल्प ध्यान से देखिए आप। स्पेलिंग में ही थोड़ा सा डिफरेंस है और अधिकतर हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख देते हैं। यहाँ पर सही उत्तर होगा कवयित्री। डी विकल्प जो है वह सही है। कवयित्री जो है सही उत्तर है, कवयित्री। आप कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, कुछ लोग ये बी विकल्प जो लिखा गया है उसको सही मान लेते हैं, कवित्री कह देते हैं। कुछ लोग कवि के हिसाब से चलते हैं तो या तो कवयित्री बोल देते हैं और या तो कवियत्री बोल देते हैं, जबकि सही है कवयित्री, जहाँ क और व किसी पर कोई मात्रा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य या महात्म्य, क्या सही है? पांचवें का बी विकल्प जो मित्रों है वह सही है, महात्म्य होता है। बाकी कोई भी विकल्प सही नहीं है। मानव मात्र को गीता के महात्म्य, ठीक है, तो यहाँ जो ये स्पेलिंग लिखी गई है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से, यह रेखांकित शब्द यहाँ रेखांकित करना था, मैंने रेखांकित नहीं किया है। इस रेखांकित शब्द को शुद्ध करके लिखना है तो महात्म्य होगा। बी विकल्प सही है, बाकी सारे विकल्प जो हैं वह गलत हैं। छठवां प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग मित्रों होता है विदुषी। यह आपको याद करना पड़ेगा। विद्वंती, विद्यामती और विद्यावंती यह सब सही नहीं है। आगे आ जाइए। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है?
सदा मतलब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है प्राण। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण उसमें से एक है जो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, और वह भी सदा मतलब हमेशा। 8वां प्रश्न है, मनगढ़ंत का स्त्रीलिंग बताइए। मनगढ़ंत शब्द जो है मित्रों, यह स्त्रीलिंग शब्द है। इसका लिंग क्या है? इसका लिंग स्त्रीलिंग है। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत बातें होती हैं, यानी होती हैं, ठीक है, मनगढ़ंत होते हैं। तो मनगढ़ंत जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम सीता से सुंदर हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, राम का सीता से सुंदर होना बताया जा रहा है। यहाँ पर सीता से जो है वह एक अलग भाव बताया जा रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। अपादान कारक क्या होगा? जब कहीं से कोई चीज़ अलग होती है या कुछ अलग होने का भाव जताया जाता है, तो वहाँ अपादान कारक होगा। राम सीता से कुछ अलग हैं, क्या हैं? सुंदर हैं। तो यहाँ बी विकल्प जो मित्रों है वह सही होगा। आगे आ जाइए 10वें प्रश्न पर। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो जान लीजिए, यहाँ जो कुर्सी शब्द है वह अधिकरण कारक है। 10वें का डी विकल्प सही होगा। जिस आधार पर क्रिया की जाती है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिस पर क्रिया करने का, यानी क्रिया के होने के लिए वो आधार प्रदान करता है, अगर संज्ञा या सर्वनाम शब्द, तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। मित्रों, यहाँ डी विकल्प जो है सही होगा। कुर्सी जो शब्द है वह अधिकरण कारक होगी। 11वां प्रश्न आपके सम्मुख है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, खा चुका था, यह क्रिया प्रयोग की गई है। अब देखिए, खा चुका था, इस शब्द को, इन शब्द समूह जो ये क्रिया लिखी गई, इसको पढ़ करके पता चल रहा है कि काम बहुत पहले, यानी बीते हुए समय में बहुत पहले हो चुका है और पूरी तरह से हो गया है। तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा मित्रों। 11वें का बी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अब आपको देखना है कि कौन सा शब्द जो है यहाँ उचित है। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें डैश किया। क्या किया चालक ने? वायुयान के जब उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, यानी वायुयान में जब कंपन हुआ या उतार चढ़ाव कुछ हुआ, कभी वो डगमगाया, तो उससे यात्री घबरा गए, तो चालक ने उन्हें क्या किया? आश्वस्त किया, संतुष्ट किया, निरस्त किया या विश्वस्त किया? जब किसी चीज़ का विश्वास दिलाया जाता है तो वहाँ पर विश्वस्त बात प्रयोग की जाती है। जहाँ कोई असंतुष्टि रहती है, किसी बात से नाराज़गी रहती है, वहाँ संतुष्ट होता है। जब किसी कार्य को खंडित किया जाता है तो वहाँ निरस्ता वाली बात होती है। आश्वस्त जो होता है वह भरोसा देने वाली बात होती है। आश्वस्त करना मतलब जो उनके अंदर बातें हैं, वो जो बातें पनप रही हैं, जो किसी बात को लेकर के अलग तरह की धारणा पनप रही है, उसकी तरफ उन्हें आश्वस्त करना, उन्हें विश्वास में लेना, भरोसा दिलाना जो है वह होगा। तो ये विकल्प जो है यहाँ सही होगा। 13वां प्रश्न आपके सम्मुख है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, यानी वाक्य किन आधारों पर उनका वर्गीकरण किया जाता है? तो मित्रों, यहाँ 2 आधार हैं। एक तो है अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार किया जाता है, और दूसरा है रचना के आधार पर। रचना यानी बनावट। रचना का मतलब है बनावट। बनावट के आधार पर भी वाक्य के प्रकार देखे जाते हैं। तो इन 2 आधारों को लेकर के वाक्य के प्रकार या वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है। अर्थ के आधार पर, यानी वाक्य जैसा अर्थ दे रहा है उसके आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और उसकी बनावट कैसी है उस आधार पर भी वाक्य के प्रकार किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है हमारा, यद्यपि मोहन धनी है
तथापि बहुत दुखी है किस तरह का वाक्य है। 14वां प्रश्न ये जो है इसमें जो वाक्य लिखा गया है यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य होने का एक कारण है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ये दोनों वाक्य का ये इस वाक्य में ये दो हम कह सकते हैं दो उपवाक्य हैं। यद्यपि मोहन धनी है और दूसरा है तथापि बहुत दुखी है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और जब ऐसे उपवाक्य किसी संयोजक से जोड़े जाते हैं तो उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। यदि ये है, ए विकल्प में दिया गया है यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। बी है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। सी है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। डी है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। अब गौर करें, इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो मिश्र नहीं है, मिश्र वाक्य नहीं है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। ये इस वाक्य में जितने भी साधारण वाक्य जुड़े हुए हैं ये जो हैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। ठीक है, तो ये उपवाक्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये मिश्र है। अब हमें मिश्र जो नहीं है वो ढूंढना है। दूसरा देखिए, ये एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। एक विज्ञान गोष्ठी हुई, ठीक है, जिसमें अनेक वक्ता बोले। अब गौर करिएगा, इसमें भी है जिसमें अनेक वक्ता बोले। किसमें अनेक वक्ता बोले? एक विज्ञान गोष्ठी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य को पूर्ण कर रहा है, एक खंड दूसरे खंड को पूर्ण कर रहा है, यह भी मिश्र वाक्य हो गया। सी देखिए, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ठीक है, अब देखिए, वह परिश्रमी ही नहीं है। ठीक है, यहाँ है नहीं लिखा गया है क्योंकि एक ही है से दोनों का काम चला लिया गया है। वह परिश्रमी ही नहीं है वरन ईमानदार भी है। यहाँ इन दोनों वाक्यों को एक संयोजक जोड़ रहा है और दोनों अर्थपूर्ण कर रहे हैं, तो यह जो है मिश्र वाक्य नहीं कहा जाएगा, यह संयुक्त वाक्य में आ जाएगा। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। यह जो मित्रों है जो नई है, ठीक है, यह पार्ट पहले पार्ट को पूर्ण कर रहा है, तो यह तो मिश्र वाक्य हो गया। लेकिन सी विकल्प जो है वह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इसलिए सी जो है सबसे सही है और वही इसका उत्तर भी है। 16वां प्रश्न देखेंगे, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है, कौन सा उपवाक्य है? क्या यह पहला पार्ट देखिए, जब पानी बरसता है, इसे हम संज्ञा उपवाक्य कहेंगे, विशेषण उपवाक्य कहेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे या क्रिया उपवाक्य कहेंगे। अब बात यह आती है कि जो दूसरा पार्ट है उस पर ध्यान दीजिए। जब मेंढक बोलते हैं, यहाँ देखिए मेंढक के बोलने की बात कही जा रही है। पहला पार्ट क्या कर रहा है दूसरे पार्ट के लिए? जब पानी बरसता है, क्या वह दूसरे पार्ट के लिए संज्ञा का काम कर रहा है? तो आपको लगेगा कि नहीं, यह संज्ञा का काम नहीं कर रहा है, तो इसे हम संज्ञा उपवाक्य नहीं कहेंगे। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। क्या यह विशेषता बता रहा है दूसरे पार्ट की, यानी तब मेढक बोलते हैं इसकी विशेषता बता रहा है जब पानी बरसता है? नहीं। ठीक है, यह किसी संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहा है, यह मेंढक की विशेषता नहीं बता रहा है, तो विशेषण उपवाक्य भी नहीं होगा। आगे देख लीजिए, क्या यह किसी क्रिया के बारे में बता रहा है कि जब पानी बरसता है? ठीक है, क्या यह मुख्य क्रिया के बारे में ही सब कुछ कह रहा है? तो ऐसी भी बात नहीं है। यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? तब मेंढक बोलते हैं। ठीक है, अब गौर करिए, यह दूसरे क्रिया के लिए विशेषण का कार्य कर रहा है। कब मेंढक बोलते हैं? जब पानी बरसता है, तो यह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाएगा मित्रों, और यही सबसे सही विकल्प है। आगे आ जाइए, 17वां प्रश्न, शुद्ध वाक्य बताइए। युद्ध लड़ा जा रहा है। युद्ध लड़ा नहीं जाता है, युद्ध अपने आप हो जाता है, झगड़ा अपने आप हो जाती है, लड़ाई अपने आप हो जाती है। कुछ उधर से कुछ बोला जाता है, कुछ इधर से बोला जाता है, बस ठूसम ठूसी चालू। तो ये हो गया भैया, युद्ध हो रहा है,
सही विकल्प है, जबकि बाकी सब गलत हैं। यही अभीष्ट है। आगे आ जाइए। 18वां, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक चिन्ह विराम चिन्ह होता है, लाघव विराम चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह विराम चिन्ह होता है, लेकिन उपदेशक जो है यह विराम चिन्ह नहीं होता। ये सी विकल्प जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। 19वां, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो मैं बता देना चाहता हूं ये प्रलय के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि प्रलय तो आप समझ सकते हैं कि प्रलय का मतलब क्या होता है। ठीक है, धवल प्रलय का मतलब है जब 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 कोई चीजें नष्ट विनष्ट हो जाती हैं तो वह प्रलय है। क्या गंदला और मैला शब्द प्रलय में आता है? नहीं आता। धवल देख लीजिए, धवल का मतलब होता है उजला, श्वेत, सफेद, गौर, उज्ज्वल इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। यह धवल का मतलब गंदला तो होता नहीं, मैला तो होता नहीं, गंदा तो होता नहीं। आ जाइए पामर पर, डी विकल्प पे। पामर का मतलब होता है खल, दुष्ट, अधम, नीच व्यक्ति को हम पामर कहते हैं। पंकित का मतलब मित्रों होता है गंदला या मैला या मलिन, जो भी कह लीजिए। पंकिल एक नया पर्यायवाची शब्द, याद रख लीजिए, मैला के लिए पंकिल प्रयोग किया जाता है। 20वें प्रश्न को देखेंगे मित्रों। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। इलायची बांटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करना या अपर्याप्त वस्तु होना। इसका सही उत्तर है मित्रों दावत देना, कि भाई तुम आज बड़ी इलायची बांट रहे हो, यानी सबको दावत दे रहे हो। ठीक है, जब से तुम्हें परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं या मिले हैं तब से तुम इलायची बांट रहे हो, इसका मतलब सबको दावत दे रहे हो। ठीक है, तो 20वां का सबसे सही उपयुक्त विकल्प है बी। और मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे अगर आपका डिमांड होगा तो प्रश्नों की संख्या मैं ज़रूर बढ़ा दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिए ताकि मैं और हिम्मत के साथ आपके साथ जुड़ सकूं, और लोगों को भी जोड़िए। तो थोड़े दिनों के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आ सकूं और आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके प्यार के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।